कुछ दोस्त आपस में बैठकर बातचीत कर रहे थे और बैठकर पार्टी के अंदर खाना पीना ये सब चीजें चल रही थी। आपस में बातचीत करते करते अपनी जिंदगी से जुड़े हुए कुछ किस्से कहानी सुनाने लगे थे। इसमें से एक ऐसा दोस्त भी था जो अपनी जिंदगी से जुड़ा हुआ एक ऐसा राज खोल देता है जिसकी उनके दोस्तों ने कोई कल्पना नहीं की थी। दरअसल वो बात करते करते अपनी इतनी सेखी बगाड़ने लगता है, इतनी तारीफें वो करने लगता है। वो कहता है कि मैंने 4 मर्डर किए हुए हैं, आज तक पुलिस ने मुझे पकड़ा नहीं है। साथी पूछते हैं कि कैसे मर्डर किए हैं, तो वो डिटेल में वहां नहीं जाता है। कुछ साथी ऐसे होते हैं जो बात होती है इसको पी जाते हैं, यानी कि इस बात पर कोई चर्चा वो नहीं करते। लेकिन उनमें से एक ऐसा दोस्त था, वो इस बात को सुनने के बाद बड़ा हैरान हो जाता है, परेशान हो जाता है कि इसने 4 कत्ल किए हुए हैं और क्योंकि झूठ तो ये कभी बोलता नहीं, और इस तरीके की बात वो उसको बहुत ज्यादा परेशान कर रही थी। अब उसकी जानकारी के अंदर एक ASI होते हैं कमलजीत सिंह, वो उनके पास चला जाता है और कहता है कि मेरा एक दोस्त है, हम लोग पार्टी कर रहे थे और पार्टी करते करते उसने शराब पी ली और नशे के दौरान वो कुछ ऐसी बात कह देता है कि मैंने 4 कत्ल किए हुए हैं। ये बात सच हो सकती है, नहीं हो सकती है, ये तो आपकी जांच का विषय है। वो ऐसी बात कभी करता नहीं है। अब जैसे ही कमलजीत सिंह होते हैं वो अपने अधिकारी के पास में पहुंच जाते हैं, यानी कि DCP भीषण सिंह के पास में वो पहुंच जाते हैं। वो कहते हैं सर मेरे पास एक ऐसी गुप्त सूचना मिली है कि अगर आप देख सकते हैं कि इसमें क्या करना चाहिए। अब जैसे ही DCP भीषण सिंह ये बात सुनते हैं वो अपने अधिकारी के बाद में पहुंच जाते हैं ACP आदित्य गौतम के पास में, और जो आदित्य गौतम होते हैं जैसे ही वो पूरी बात उनसे बताई जाती है वो कहते हैं चिंता क्यों करते हो, इस मामले की अपने स्तर से जांच पड़ताल करा लो। क्राइम ब्रांच की एक टीम गठित करती जाती है और इस मामले में जांच पड़ताल करना शुरू कर देती है। वाकई ही सचमुच 4 कत्ल किए हुए थे और 4 कत्ल को हुए लगभग 27 महीने का समय भी बीत चुका था और इस घटनाक्रम के बारे में किसी को भी पता नहीं था। पुलिस जब इस घटना का खुलासा करती है तो पूरी राजधानी दिल्ली में क्राइम ब्रांच की तारीफ हो रही थी। और आज की इस कहानी के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि 4 कत्ल किसके हुए थे, क्यों हुए थे, कैसे हुए थे। दोस्तों ये जो बात है ये है दिल्ली की। दोस्तों दिल्ली का ही एक इलाका है और गांव पड़ता है वजीराबाद, और ये जो बात है ये है 17 जुलाई 2016 की। और ये जो बात है सुबह लगभग 9 साढ़े 9 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। उत्तर प्रदेश के जिला हापुड़ के पास में एक कैनाल पड़ती है और दोस्तों एक कैनाल के अंदर एक लड़की की लाश पड़ी हुई थी। और जैसे ही पुलिस को यहाँ पर ये सूचना मिलती है उस कैनाल के पास सैकड़ों लोगों का जमघट लगा होता है। अब आखिरकार पुलिस उस लाश को अपने कब्जे में ले लेती है और अब कब्जे में लेने के बाद ये पता करने की कोशिश करती है कि आखिरकार ये लाश किसकी है। लगभग 20-21 साल के आसपास की उम्र थी उस लड़की की। लाश किसकी थी ये पता निकालने की कोशिश की जा रही थी और तभी पुलिस को कोई ये सूचना देता है कि एक लावारिस सेंट्रो कार खड़ी है और वो भी कैनाल नदी के आसपास ही खड़ी होती है। पुलिस जब इस गाड़ी का नंबर देखती है, गाड़ी का नंबर यहाँ पर निकलवाती है और उसके बाद में पता चलता है कि ये किसके नाम पर इसका रजिस्ट्रेशन है। तो इसका नाम निकल कर आता है नैना, और इसकी उम्र लगभग 21 साल के आसपास इस लड़की की यहाँ पर उम्र थी। अब जो पुलिस की टीम होती है वो सीधा पहुंच जाती है दिल्ली के वजीराबाद इलाके के अंदर। उस बैल को वहां पर दबा रही थी लेकिन घर से कोई सदस्य निकलकर नहीं आ रहा था। अब आसपास के लोगों से वहां से पूछा जा रहा था कि आसपास के जो लोग थे कि शायद ये लोग 2-3 दिन से दिखाई नहीं दे रहे। अब आखिरकार आसपास के लोगों से और पूछा जाता है कि इस घर के अंदर कौन कौन रहता है। टोटल मिला के 4 सदस्य। मेन मालिक वेद प्रकाश किरोड़ी लाल है, उनकी बीवी का नाम साधना, उनका जो एक बेटा है शुभम, उनकी जो बेटी है, बेटी की जो लाश मिल जाती है, लेकिन जो बाकी के जो परिवार के लोग हैं वो आखिर कहाँ गायब होते हैं। इनको लेकर कर ही पुलिस आसपास के लोगों से पुलिस पूछताछ कर रही थी। परिवार के सदस्यों से जो के बिल्कुल करीब में रहते थे उनसे पूछताछ की जा रही थी कि ये लोग आखिर कहाँ गए होंगे और लड़की की हत्या आखिरकार क्यों हुई। अब ऐसे ही बातचीत करते करते पता चलता है कि लड़की जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर रहकर पढ़ाई कर रही थी, साथ ही वो निजी विद्यालय के अंदर पढ़ाया करती थी, साथ ही उसकी शादी की बात चल रही थी और साथ ही पुलिस के दिमाग में आता है कि हो सकता है किसी से प्यार करती होगी और प्यार करने की वजह से परिवार वालों को ये बात पसंद नहीं आई होगी और इसीलिए परिवार वालों ने उसकी हत्या कर दी। अब पुलिस वाले नोटिस चस्पा देते हैं, उधर ऑनर किलिंग में FIR दर्ज कर दी जाती है। अब पुलिस इस मामले में लगातार प्रयास कर रही थी, लगातार दबीशें दे रही थी, चाहे रिश्तेदारों के घर पर उनके भी रिश्तेदार हो, चाहे फोन नंबर हो, CDR हो, तमाम जो प्रयास थे हापुड़ की जो पुलिस थी वो हापुड़ की पुलिस ने प्रयास करने शुरू कर दिए थे ताकि नैना के हत्या के मामले में कोई जानकारी है निकल सके। अब आखिरकार ये जो मामला होता है ये कोर्ट में पहुंचता है और कोर्ट में पहुंचने के बाद इस परिवार को भगोड़ा घोषित कर दिया जाता है। हालांकि पुलिस उनकी प्रॉपर्टी को भी सील कर देती है, अपनी तरीके से जो कार्रवाई होती है वो भी करते हैं वो। और जैसे जैसे यहाँ पर वक्त आगे बढ़ रहा था और वैसे वैसे ये जो मामला है वो ठंडे बस्ते में पहुंच जाता है और इस मामले को लगभग 27 महीने के आसपास का वक्त बीत जाता है। ना तो नेहा के परिवार वालों का यहाँ पर कुछ पता चलता है और ना ही कत्ल की कोई असली वजह सामने आती है। हालांकि रिश्तेदार ये जानना चाहते थे कि आखिरकार हुआ क्या है। तभी 27 महीने बीत
बीत जाते थे और वजीराबाद दिल्ली का रहने वाला एक लड़का और जिसकी उम्र लगभग 26 साल के आसपास थी, नाम उसका अभिषेक पाल होता है उर्फ मिंटू, जो कि अपने दोस्तों के बीच में बैठा हुआ था, खा रहा था, दारू पी रहा था, पार्टी कर रहा होता और खाते पीते वो कुछ ऐसी बात बतानी शुरू कर देता है। वो कहता है कि साहब मैंने 4 मर्डर किए हुए, लेकिन पुलिस की हिम्मत जो हम पर हाथ डाल दे। इस तरीके की जब वो बात कह देता है, वो नशे में था और साथ ही उसके जो दोस्त होते हैं वो भी नशे में होते हैं। उसमें एक ऐसा था जो पुलिस का मुखबिर हुआ करता था और वो नशे में नहीं था। वो पुलिस को सूचना दे देता है और पुलिस इस मामले को इतना गंभीरता से लेती है, वो इस मामले की जांच पड़ताल करना शुरू कर देती है। पुलिस की जो जांच पड़ताल है उसमें कई नाम सामने निकल कर आते हैं। उसमें एक रितेश कटियार का नाम निकल कर आता है जो कि बिहार का रहने वाला होता है। साथ ही साथ एक और लड़का होता है मनोज बावला। पुलिस जब इनके बारे में पता करना शुरू कर देती है तो ये रहता था कि पहले वजीराबाद के अंदर रितेश कटियार, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं था, इसलिए पता चलता है कि वो बिहार का रहने वाला है। तो पुलिस की जो एक टीम है वो बिहार में चली जाती है और उसके बारे में बिहार में जाने के बाद पता चलता है कि एक दिन वो इतना दुखी हो जाता है और दुखी होते होते वो जो लड़का था वो कुछ ऐसा कीटनाशक पदार्थ वो खा लेता है जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। अब आखिरकार इसके पीछे वजह क्या थी, अब पुलिस यहाँ पर भी ये जानना चाहती थी। साथ ही साथ जो मनोज बावला था, पता चलता है तो उसके बारे में जानकारी निकलती है कि गाजियाबाद के अंदर वो अपने 2 और दोस्तों के साथ बाइक पर बैठा हुआ था। अचानक ही रोड पर एक्सीडेंट हो जाता है और रोड पर एक्सीडेंट होने के बाद में दोनों दोस्त थे वो बच जाते हैं, लेकिन जो मनोज बावला था जिसका जो नाम था वो एक्सीडेंट में मारा जाता है। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंच जाती है, जांच पड़ताल करती है और यही बात निकल कर आती है कि रोड एक्सीडेंट था और ये वाहन की वजह से इसको चोट लगी और उसकी वहां पर मृत्यु हो जाती है। अब पुलिस के सामने सिर्फ एक ही व्यक्ति होता है और जिसका नाम होता है अभिषेक पाल उर्फ मिंटू। फिर पुलिस उससे पूछताछ शुरू कर देती है और पूछताछ शुरू करने के बाद में जो बात निकल कर सामने आती है वो चौंकाने वाली बात होती है। दरअसल वेद प्रकाश किरोड़ीवाल जो होते हैं, दिल्ली के अंदर एक जगह पड़ती है मजनू का टीला, वहां पर वो अपनी कपड़ों की दुकान चलाया करते थे। साथ ही साथ उनका अपना दूसरा व्यापार था, वो पैसे दिया करते थे ब्याज पर और उससे उनको काफी अच्छी खासी इनकम हुआ करती थी। साथ उनकी जो पत्नी जो कि हाउसवाइफ थी और बेटी उनकी दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्र होती है और साथ ही साथ वो निजी विद्यालय में पढ़ाती भी है। और जो बेटा था उनका शुभम, वो मुखर्जी नगर के अंदर दिल्ली में रह करके एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट के अंदर वो डिप्लोमा में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। दरअसल जो रितेश कटियार होता है जो कि बिहार का रहने वाला होता है, जिसने अपनी जान दे दी थी, दरअसल वो उनके घर का नौकर था। लगभग उसकी ज्यादा उम्र की नहीं थी, 16-17 साल के आसपास का वो लड़का था और कई साल से वो लगातार वेद प्रकाश किरोड़ीवाल के यहाँ पर वो काम किया करता था। लेकिन साल 2015 की ये बात बताई जा रही है और ये महीना है, ये अगस्त के महीना है और इसी बीच जो वेद प्रकाश होते हैं कि मैं कोई अपना नया कोई बिजनेस यहाँ पर शुरू करना चाहता हूँ और इसीलिए मैं ये दुकान को यहाँ पर खत्म कर दूंगा। नौकर यहाँ पर कहता है कि साहब एक काम करो, साहब आप मुझे ये दुकान दे दो, मैं इस दुकान पे काम करूंगा और जो भी पैसे की इनकम होगी मैं आपका यहाँ कर्जा भी पटा दूंगा। अब इस हिसाब से यहाँ पर बात तय हो जाती है और 4 लाख रुपए में बात तय हो जाती है। अब ये तय हो जाता है कि हर महीने अब तुम्हें मुझे इतने रुपए देने पड़ेंगे। तब आखिरकार जो घर का नौकर होता है रितेश कटियार, वो कपड़ों की दुकान पे यहाँ पर बैठ जाता है और अपना काम करना शुरू कर देता है। अब वेद प्रकाश अपना काम यहाँ पर करना शुरू कर देते हैं। वक्त का पहिया यहाँ पर आगे बढ़ जाता है और ये बात आती है अगस्त 2015 में। पैसे लेते कुछ दिनों तो काम ठीक चलता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद पता चलता है जो काम था वो लगातार डाउन होता जा रहा था। यदि उस काम में फायदा होता वेद प्रकाश किरोड़ीवाल इस काम को कभी छोड़ता ही नहीं। और उसका जो नौकर था रितेश कटियार, उसने उस काम को संभाला जरूर था, लेकिन उसका जो काम था वो ठप होने लगता है तो वो इतना परेशान हो जाता है कि वो लगातार कर्जे में आने लगता है। अब वेद प्रकाश लगातार उससे पैसे मांगता है कि भाई ब्याज बनाकर मूल लगाकर लगभग 8.5 लाख रुपए हो चुके हैं, कुछ तो पैसे दो, पैसे तो तुम्हें यहाँ पर देने पड़ेंगे। जो बात यहाँ पर तय हो गई थी। अब बाकी आखिरकार वक्त आगे बढ़ रहा था, वो लगातार परेशान हो रहा था, तगादे उसके बढ़ते जा रहे थे। तभी उसके दोस्त अभिषेक पाल मिंटू से वो कहता है कि मैंने इस तरीके से कुछ पैसे लिए थे और मैं बहुत बुरी तरीके से फंस चुका हूँ, अब आखिरकार यहाँ पर करूँ तो क्या करूँ। साथ ही अभिषेक ने अपने दोस्त जिसका नाम मनोज बावला होता है उसको वो पूरी कहानी यहाँ पर सुना देता है और ऐसे ही 3 दोस्त आपस में मिल जाते हैं, कहानी एक दूसरे से शेयर करते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस परिवार से थोड़ी नजदीकियां बढ़ाते हैं, थोड़ी करीबियां इस परिवार से बढ़ाते हैं। जब बात करीबी बढ़ाने की आती है तो नेहा के नाम पर एक सेंट्रो कार होती है और वो यहाँ पर ऑफर देता है शुभम को, जो कि उसका भाई होता है, कि मैं तुम्हें कार चलाना यहाँ पर सिखा सकता हूँ। अभिषेक यहाँ पर कहता है कि अगर तुम मुझे चलाना सिखा सकते हो तो सिखा दो। इसीलिए वो रोज उनके घर जाता था और घर के अंदर तक उसकी दस्तक हो जाती है, यानी कि अभिषेक की। अब वो शुभम को यानी कि वेद प्रकाश का जो बेटा होता है उसको कार चलाना वो सिखाया करता था और ऐसे करते करते वो वक्त आगे बढ़ जाता है यहाँ पर और विश्वास था वो लगातार बढ़ता जा रहा था। मनोज बावला घर आ रहा था, नौकर था, वो तो पहले से ही घर में रहा करता। अब ये बात है 15 जुलाई 2016 के आसपास से। ये जो वक्त था, ये अभिषेक वेद प्रकाश से कहता है कि जो गाड़ी
के जो टायर हैं वो पूरी तरीके से पूरी खराब हो चुके हैं। अब तुम है ये पूरी तरीके से टायर बदलवा दो। अब जब टायर बदलवाने वाली यहाँ पर बात आती है, अब जैसे ही ये लोग गाड़ी में बैठते हैं, पीछे से मनोज होता है, वो एक क्लिच तार होता है उसके गले में डालता है और पूरी ताकत से खींचता है और वो शोर मचाने का, चीखने चिल्लाने का कोई भी यहाँ पर मौका नहीं मिलता और गला दबाकर उसकी यहाँ पर हत्या कर दी जाती है। अब जैसे ही गला दबाकर उसकी यहाँ पर हत्या कर दी जाती है और किसी भी तरीके से मौका पाकर उसकी लाश को यहाँ पर डिग्गी में डाल दिया जाता है। यहाँ पर अभिषेक साथ ही जो नौकर होता है, साथ ही मनोज बावला, उनको यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि शुभम को शायद यहाँ पर शक हो जाएगा, तो एक काम करते हैं कि शुभम को भी यहाँ पर बुलाते हैं। दोपहर के 2 बज रहे थे, 15 जुलाई 2016 की ये बात है। तब शुभम को यहाँ पर बुलाया जाता है कि तुम्हारे पापा का यहाँ पे एक्सीडेंट हो चुका है, एक काम करो तुम्हारे पापा को देखने के लिए चलते हैं। जब उसको घर से बुला कर लेके जाता है, उसको गाड़ी में बिठाया जाता है। ठीक वैसे ही जैसे वो कंडक्टर सीट पर जाकर बैठता है, ठीक उसी तरीके से ही क्लिच के तार से ही गला दबाकर उस लड़के की भी यहाँ पर हत्या कर दी जाती है। वक्त बीतता है तो परिवार में 2 सदस्य मर चुके हैं, तो बाकी सदस्य क्या ही करेंगे। इसी तरीके से घर पे जाते हैं तो साधना थी, वो बिल्कुल अकेली थी और बेटी वहाँ पर नहीं थी। उसकी पत्नी से यहाँ पर कहा जाता है कि तुम्हारे पति का एक्सीडेंट हो चुका है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है, आप एक काम करो चलकर उनको यहाँ पर देख लो। अब वो जल्दी से तैयार होती है और किसी से इस बात का जिक्र भी नहीं करती है, आस पड़ोस में, ना ही किसी रिश्तेदार से। वो इतनी हड़बड़ी में होती है, वो सीधी जाकर कार में बैठ जाती है, उसी सीट पर जिस सीट पर पहले पति बैठा था, उसका बेटा बैठा था। फिर जाकर वो खुद उस सीट पर बैठ जाती है, यानी कि ड्राइवर के बराबर में जो दूसरी सीट होती है उसी सीट पर। और जैसे ही वो सीट पर बैठती है, क्लिच का तार पीछे से आता है, गला दबाकर उसकी भी हत्या यहाँ पर कर दी जाती है। जैसे जैसे यहाँ पर हत्याएं हो रही थी, वैसे वैसे जो शव थे, जो गाड़ी की जो डिग्गी थी, उसके अंदर ठिकाने लगाया जा रहा था। अब रात के लगभग यहाँ पर 9 बज जाते हैं और तभी कहा जाता है कि तुम्हारे जो पिता हैं उनका एक्सीडेंट हो चुका है, तुम जाकर देख लो। जब नेहा से सबसे आखिर में ये बात कही जाती है तो आखिरकार नेहा भी चंगुल में फंस जाती है और नेहा की भी वैसे ही हत्या यहाँ पर कर दी जाती है, जैसे उसके पिता की, जैसे उसके भाई की, जैसे उसकी माँ की हत्या यहाँ पर कर दी जाती है। अब हत्या करने के बाद इन चारों की जो लाश होती है, सेंट्रो कार की डिग्गी में यहाँ पर पैक कर दिया जाता है ताकि किसी को यहाँ पर पता ना चल सके। साथ ही सैंड की बहुत अच्छी खासी शीशियों का इस्तेमाल किया जाता है, पूरी जो बोतल थी वो उड़ा दी जाए, अगर बदबू भी आए तो किसी को इस बात का एहसास ना हो। 16 तारीख की रात की ये बात होती है, चारों मर्डर ये कर दिए जाते हैं, ये गाड़ी खड़ी होती है, अगला दिन यहाँ पर निकल जाता है और ये लोग इंतजार कर रहे थे कि फिर से रात हो जाए, रात भर गाड़ी यहाँ पर खड़ी रहे, किसी को इस बात का एहसास ना हो कि यहाँ पर लाश पड़ी हुई है। 16 जुलाई आती है, उसके बाद रात का समय फिर से आता है, उसके बाद फिर से ये यहाँ से गाड़ी को लेकर निकल जाते हैं। निकलने के बाद इस गाड़ी के अंदर जो लाशें हैं, इनको कहीं नदी के अंदर या फिर किसी तालाब के अंदर फेंक दिए जाए। इसके बाद वो हाईवे चलते हैं और नेशनल 24 रास्ते में हापुड़ पड़ जाता है और वहाँ पर एक कैनाल पड़ती है। और उस वक्त जब ये जो लाश थी, जब वहाँ पर फेंक दी थी तो ओवरफ्लो के अंदर वो बह रही थी, यानी कि भारी मात्रा में उसमें पानी बह रहा था और इसी वजह से वो लाश निकालते हैं और एक एक करके चारों जो लाश होते हैं वो कैनाल के अंदर फेंक देते हैं। अब पानी का जो बहाव था वो बहुत तेज था, उस बहाव के चलते माँ बेटे की जो लाश है वो बह जाती है, पति की भी लाश बह जाती है, लेकिन बेटी की जो लाश होती है वो किनारे पर जाकर अटक जाती है। अब आसपास के जो लोग होते हैं उनको इस बात का पता लग जाता है और वो पुलिस तक यहाँ पर पहुंच जाते हैं। 27 महीने के बाद आखिरकार जब पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल करती है तो ये जो कैनाल है, जिस इलाके में कैनाल बहती है उस इलाके के लोगों से पुलिस जो अधिकारी होते हैं उन अधिकारियों से संपर्क किया जाता है, लेकिन 27 महीने के बाद भी वो जो लाश होती है उन लाशों का पता नहीं चल पाया था, जो बाकी की 3 लाशें थी। कुल मिलाकर जो 4 लोग होते हैं, जो परिवार होता है उनका, वो मार दिया जाता है, उसका खुलासा हो चुका था। माना जा रहा था कि बेटी की हत्या करने के बाद परिवार छिप गया है, दुबक गया है और बेटी की और किसी के हाथ वो नहीं आने वाला है। परिवार के बाकी लोगों ने इतना टॉर्चर किया था, हापुड़ के रोज किसी न किसी बहाने से बुलाया जाता था और पूछते थे कि बाकी के ये लोग आखिर कहाँ पर हैं, वेद प्रकाश कहाँ है, उसकी फैमिली कहाँ है, उसकी बीवी कहाँ है, उसका बेटा कहाँ है। अगर उनको पता हो शायद वो ही बता पाते, और इसीलिए इसी मामले को ऑनर किलिंग में दर्ज करके ये मामला कोर्ट तक पहुंच जाता है। कोई पैरवी करने वाला यहाँ पर था नहीं और इसीलिए मामला ठंडे बस्ते में जाने के बाद ये मामला हमेशा के लिए बंद हो जाता है। लेकिन दिल्ली की जो क्राइम ब्रांच थी, उन्होंने जिस तरीके से, जिस खूबसूरती से ये जो मामला था इसकी तफ्सीस की, आखिरकार कातिल तक पुलिस पहुंचने के बाद 2 कातिल तो ऐसे थे, एक का रोड एक्सीडेंट में मौत हो जाती है और एक ऐसा नौकर था, उसने अभिषेक को बताया था कि वो इतना ज्यादा परेशान हो चुका है कर्जे की वजह से, दिन रात अपने मालिक के उसको सपने दिखाई देते हैं, जिन्होंने उसकी बहुत ज्यादा मदद की थी, जिन्होंने अंत में उसकी दुकान भी खुलवाई, पैसे भी दिया, उसको सब कुछ दिया। जो उसने अपने मालिक के साथ में किया था वो बहुत ही गलत किया था, बहुत भयानक किया और मैं इस दुख तकलीफ को भुला नहीं पा रहा हूँ और इसीलिए मैं अपने गाँव
जा रहा हूँ वो बिहार चला जाता है और बिहार जाने के बाद में पता चलता है कि वो कुछ जहरीला पदार्थ खाने के बाद में उसकी मौत हो जाती है। दोस्तों ये फिलहाल है मामला, अभी ये कोर्ट के अंदर विचाराधीन है, लेकिन जो भी होता है इस घटनाक्रम के अंदर वो वाकई बहुत भयानक होता है। तो दोस्तों कैसे 27 महीने के बाद में इसका खुलासा होता है और कैसे दिल्ली की जो क्राइम ब्रांच है वो एक खुलासा करती है और जो कातिल होता है वो महज शराब के नशे में अपनी सेखियां बखारने की वजह से पकड़ा जाता है। तो दोस्तों फिलहाल इस खबर में इतने ही। आपकी इस पर क्या राय है आप हमें कमेंट करके बताइए। वीडियो कैसी लगी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक मिलता हूँ अनदर वीडियो में। जय हिंद।